हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस पेडागॉजी के 10 प्रश्न, सीडीपी पेडागॉजी के 10 प्रश्न, मैथ पेडागॉजी के 10 प्रश्न और हिंदी पेडागॉजी के 10 प्रश्न। यानी कुल मिलाकर हम रिवीजन करने वाले हैं और ये वो प्रश्न है दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहले दोस्तों हम पर्यावरण अध्ययन के 10 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। अगर कक्षा 4 की बात की जाए दोस्तों तो उनके विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। ए ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। बी कह रहा है विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। सी कह रहा है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। और डी कह रहा है देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। तो दोस्तों, आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। क्योंकि दोस्तों क्षेत्र भ्रमण सबसे पॉजिटिव आंसर होता है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अस्थायी ज्ञान होता है, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। ए ऑप्शन कह रहा है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों। बी कह रहा है सामाजिक विज्ञान के संप्रतियों एवं मुद्दों का। सी कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संप्रतियों एवं मुद्दों का। और डी कह रहा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों का। तो प्राथमिक कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण, उसमें विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, उसमें सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है और पर्यावरण की शिक्षा भी दी जाती है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन कह रहा है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। बी कह रहा है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। सी कह रहा है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रतियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। और डी कह रहा है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। अगर बच्चों को मान लीजिए पर्यावरण न पढ़ाया जाए तो क्या बच्चों में संवेदनशीलता आ पाएगी, जागरूकता या जिज्ञासा ये सब आ पाएगी? बिल्कुल नहीं, वो इन सभी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। बी कह रहा है भोजन से संबंधित संप्रतियों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। सी कह रहा है पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए। और डी कह रहा है विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो दोस्तों, जब बच्चे को ये कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार से पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पुष्पों आदि के बारे में परामर्श इकट्ठा करिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए, तो क्या होगा जब बच्चा अपने परिवार वालों से पूछेगा तो परिवार वाले अपना अनुभव ही प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए।
5वां प्रश्न कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। बी कह रहा है किसी भी कार्य को प्रत्येक भागों में बांटें। सी कह रहा है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं और अलग पढ़ाएं। डी कह रहा है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक प्रयोग करें। तो दोस्तों दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो उसमें कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करें। दोस्तों ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की है, तो ब्रेल लिपि की खोज की है लुईस ब्रेल ने। और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है और 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसको छूकर स्पर्श करके दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। ए ऑप्शन कह रहा है पाठ के अंत में। बी कह रहा है जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं। सी कह रहा है पाठ के आरंभ में। और डी कह रहा है शिक्षण अधिगम के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है शिक्षण अधिगम के दौरान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण के साथ आकलन किया जाता है क्योंकि दोस्तों शिक्षण के अंत में जो आकलन किया जाता है उसमें सुधार नहीं किया जाता, लेकिन शिक्षा के साथ जब आकलन किया जाता है, पढ़ाई के दौरान जो आकलन किया जाता है उसमें सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है अवलोकन। बी कह रहा है क्रम निर्धारण मापनी। सी कह रहा है जांच सूची। और डी कह रहा है सहपाठी आकलन। तो दोस्तों अगर शीघ्र पुनर्निवेशन देना है बच्चों को तो आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। अगर शिक्षक बच्चों का आकलन करना चाह रहा है कि बच्चे कितना सीख पाए हैं तो अगर अवलोकन करेंगे तब भी टाइम लग जाएगा, क्रम निर्धारण मापनी करेंगे तब भी टाइम लग जाएगा। और अगर हम दोस्तों सहपाठी आकलन देखें तो इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन जांच सूची में टाइम नहीं लगेगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हाँ या ना में आंसर दिया जाता है। सबसे शीघ्र तरीका जांच सूची है। 8वां प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। आपके ऑप्शन है मानचित्रण करना। बी कह रहा है क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना। सी कह रहा है परिकल्पना की जांच करना। और डी कह रहा है तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिकल्पना की जांच करना। परिकल्पना कब की जाती है दोस्तों, परिकल्पना की जाती है अमूर्त अवस्था में और अमूर्त की अवस्था होती है 11 साल से ऊपर की एज। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। अगर दोस्तों अपसारी की जहाँ पर बात आए तो अपसारी का अर्थ ये होता है किसी एक समस्या को आप कई तरीके से हल कर सके, ये होता है अपसारी। और एक होता है अभिसारी जिसे बंद अंत वाला प्रश्न भी कहा जाता है और अपसारी को कहा जाता है मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो बंद अंत वाला प्रश्न जो होता है उसे अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी में क्या होता है कि एक समस्या का केवल एक ही हल होता है और लेकिन अपसारी का जो होता है वो कई उत्तर होता है अपसारी प्रश्न का। तो यहाँ पर यही पूछा है तो आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है।
ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। बी कह रहा है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। सी कह रहा है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। और डी कह रहा है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो क्षेत्रीय भ्रमण की अगर बात हो दोस्तों तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बच्चों को सीखने का विकास होता है बच्चों के अंदर और प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को मिलता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। अब दोस्तों हम बाल विकास के 10 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन कह रहा है विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बी कह रहा है परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। चौथा ऑप्शन कह रहा है मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो बहुत छोटे बच्चे के लिए समाजीकरण का कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। और विद्यालय जो हो जाता है तो वह विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण संस्था हो जाती है। दूसरा प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा कह रहा है संवेदी गामक, तीसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक और चौथा कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों जीन पियाजे की अगर बात हो रही है तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता। यह बच्चे कब समझने लगते हैं, तो यह बच्चों को संवेदी गामक अवस्था में समझ में आने लगता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसकी एज की बात करें तो इसकी एज होती है 0 से लेकर 2 वर्ष। तीसरा प्रश्न कह रहा है कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है संरक्षण, दूसरा कह रहा है केंद्रीकरण, तीसरा कह रहा है आत्मकेंद्रिता और चौथा कह रहा है वस्तु स्थायित्व। तो जब बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर कंकड़ का एक समूह बनाते हैं तो बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है संरक्षण। आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें अगर हम केंद्रीकरण और केंद्रीयता की, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है और वस्तु स्थायित्व की जो भावना आती है वह आती है संवेदी गामक अवस्था में। चौथा प्रश्न कह रहा है निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण शर्मिंदा किए जाने से वह बच सके। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क ... चरण को दर्शाता है। तो निशा जो बच्ची है वह अपना गृह कार्य इसलिए पूरा करती है कि कहीं उसको शर्मिंदा ना होना पड़े गृह कार्य को लेकर। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तर्क को क्या दर्शाता है, यह तर्क किस चरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन कहता है पूर्व परंपरागत, दूसरा कहता है परंपरागत, तीसरा कहता है उत्तर परंपरागत और चौथा कहता है औपचारिक परंपरागत। तो दोस्तों लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परंपरागत अवस्था। लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला हो जाता है पूर्व परंपरागत। इसमें बच्चा क्या करता है, दंड या लाभ की वजह से कोई काम करता है। दूसरा हो जाता है परंपरागत, इसमें बच्चा क्या करता है, अच्छा बनने की वजह से या फिर नियम की वजह से अपना काम करता है। तो यहाँ पर निशा जो बच्ची है वह कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती है कि मैं अच्छी रहूं ताकि कोई मुझे शर्मिंदा ना कर सके। वह कहीं ना कहीं अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही है।
अगला प्रश्न कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? पहला ऑप्शन कह रहा है अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम को पूरा करने को, तीसरा कह रहा है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, और चौथा कह रहा है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। छठा प्रश्न कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। क्या बुद्धि से बताया जा सकता है कि यह व्यक्ति भविष्य में सफल हो सकता है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह गलत बात है, क्योंकि दोस्तों बुद्धि वातावरण कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। और चौथा विकल्प कह रहा है बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, दूसरा कह रहा है भय युक्त और धमकी भरा, तीसरा कह रहा है अगम्य और बहिष्कारी, चौथा कह रहा है उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य पुस्तक बिल्कुल निगेटिव है, बहिष्कारी भी निगेटिव है, भय युक्त और धमकी भरा ये भी निगेटिव है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर बच्चों को समृद्ध परिवेश मिल रहा हो वहीं पर बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकता है। आठवां प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण। तो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इन्होंने बताया है कि किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता कहलाती है। यहाँ पर क्या कहलाती है? तो यहाँ पर दोस्तों लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह योग्यता कब विकसित होती है बच्चों में? तो यह योग्यता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, जिसकी एज 2 से 7 वर्ष होती है। अगला प्रश्न कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफी चाहूंगी। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट। रचनात्मक मूल्यांकन किस लिए प्रभावी होता है? तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है अधिगम अशक्तता से जूझते हुए सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, दूसरा कह रहा है अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, और डी कह रहा है यानी फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो दोस्तों अधिगम अशक्तता जैसे कि पठन वैफल्य हो गया, गुणज वैफल्य हो गया, इसके संदर्भ में क्या सही है? तो इसके संदर्भ में
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। आइए दोस्तों अब हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है औपचारिक सामरिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। चौथा ऑप्शन कह रहा है भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य तथा दत्त कार्य देना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से किस एक बात पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी इकट्ठा करना और उसे शिक्षार्थियों और उसके माता पिता के साथ साझा करना। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तकों के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों निगेटिव आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम प्रदान करती है जिसमें से अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप में दर्शाई जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो हमको नहीं में ही आंसर करना है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। तीसरा कह रहा है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। और चौथा कह रहा है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि लिखने में। तो दोस्तों जो बच्चा अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आता है, तो अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चे को किसमें सहायता प्रदान करता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। चौथा प्रश्न कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि ए ऑप्शन कह रहा है बच्चे लापरवाह हैं इसलिए त्रुटियां करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम का संकेतक है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। तो दोस्तों अगर शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी हैं और महसूस किया है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की एक संकेतक हैं। बच्चे त्रुटियां करके ही सीखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं किए बिना ही कार्य करें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। तीसरा विकल्प कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन
पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। और चौथा ऑप्शन कह रहा है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि ये साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि ये साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। अगर हम कक्षा में बच्चों को अकेले बैठा देंगे तब भी ये निगेटिव हो जाएगा। अंतःक्रिया से बच जाए, खेल और चर्चा में वो शामिल ही ना हो पाए तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। और अनुशासन बनाए रखना, प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का प्रयोग करना, ये भी निगेटिव पॉइंट होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा हेतु कुछ कठोर नियमन तथा सुनिश्चित करना कि उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। चौथा ऑप्शन कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित भूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। तो दोस्तों, भाषा शिक्षक द्वारा क्या अपनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी यह महसूस करें उन्हें स्वीकृति और महत्व दिया जा रहा है, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो, चाहे वह समाज और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, चाहे जिससे वो संबंध रखते हों। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। बाकी हम पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर अनुकरणीय विद्यार्थी, प्रवाह बोलने वाली विद्यार्थी, तो यहाँ पर भी निगेटिव पॉइंट हो जाता है। जहाँ पर कठोर नियम लगाए जा रहे हों, कड़ाई से पालन कराया जा रहा हो, ये भी निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारत में एकल भाषी विद्यालय होना चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। तो दोस्तों, बहुभाषी जो कक्षाएं होती हैं, तो बहुभाषिकता के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त जो कथन है वह आपका चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने देना और उनके विचारों को सम्मान देना। आठवां प्रश्न है भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि। पहला ऑप्शन कह रहा है जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इससे शिक्षक का कार्य कम होगा क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। जहाँ पर दोस्तों भाषा शिक्षक ऐसा कार्य देता है जो कि जोड़े और समूहों में किया जा सकता है, तो वहाँ पर प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम कठिन जहाँ शब्द है ये भी निगेटिव पॉइंट है, और शीघ्र समाप्त करने में तो यहाँ पर भी निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर सबसे सटीक आंसर आपका तीसरा ऑप्शन है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण जहाँ पर आ जाए आप आंख बंद करके वो टिक कर दीजिए, क्योंकि अर्थपूर्ण सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है। अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे की भाषा पढ़ने व समझने में, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ़ी चाहूँगी,
बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह ... का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्कैल्कुलिया, दूसरा कह रहा है डिस्ग्राफिया, तीसरा कह रहा है डिस्प्रेक्सिया और चौथा कह रहा है डिसलेक्सिया। तो पढ़ने संबंधी जो कठिनाई होती है वह उसे कहा जाता है दोस्तों डिसलेक्सिया। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम डिस्कैल्कुलिया की बात करें तो यह गणना संबंधी विकार होता है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार होता है और डिस्प्रेक्सिया जो होता है वह प्रयोग या अभ्यास करने संबंधी विकार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। एक ऑप्शन कह रहा है भाषा अर्जन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है भाषा का आत्मसातीकरण और चौथा कह रहा है अमूर्त भाषा का विकास। बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। क्या माना जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा अर्जन। अब आइए दोस्तों हम गणित के पेडागॉजी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने के या करने का आधार है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह बच्चे को ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है यह टैनग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करता है। तो दोस्तों वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। दूसरा प्रश्न कह रहा है गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखना से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन कह रहा है अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम या अधिगम को सीखना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण यानी याद न हो जाए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम। चौथा ऑप्शन कह रहा है स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना। तो करके सीखने का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम या अवधारणा के अधिगम को सीखना। तीसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न अर्थात व्यस्त में सहायता हो सकती है। अतः पहला ऑप्शन कह रहा है कैलकुलेटर के उपयोग के अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है तकनीक का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने में किया जा सकता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड में बदल देना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है। किसमें सहायता कर सकती है? तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तकनीक का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। चौथा प्रश्न कह रहा है पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो पहला ऑप्शन कह रहा है छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने संलग्न करने के लिए तैयार करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है। चौथा कह रहा है छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। तो जो बच्चे पैटर्न को पहचानते हैं और उनको पूर्ण करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर यह गणित का पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो क्या करता है, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और संख्याओं के गुणों को समझने में सहायता प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है स्वतः शोध शब्द का अर्थ है।
पहला ऑप्शन कह रहा है जानना, दूसरा कह रहा है विचार करना, तीसरा कह रहा है अधिगम करना और चौथा कह रहा है खोज करना। तो स्वतः शोध का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है खोज करना। इसे हम ह्यूरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाता है। छठा प्रश्न कह रहा है हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है गणितीय विचार, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ज्यामितीय उपपत्ति, तीसरा कह रहा है गणितीय पाठ्यक्रम और चौथा कह रहा है गणितीय शब्दावली। तो दोस्तों हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र हो गया, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां, ये 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं गणितीय विचार को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 7वां प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, दूसरा कह रहा है छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, तीसरा कह रहा है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए और चौथा कह रहा है समस्या समाधान के कौशलों को विस्मृत विलोप करने में। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो गणितीय पहेलियां दिया जाता है, जो पहेलियों को हल किया जाता है, तो वह किसके लिए सहायक होता है? तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। 8वां प्रश्न कह रहा है वैन हीले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण के स्तर का उदाहरण है? पहला ऑप्शन कह रहा है सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों वैन हीले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार विश्लेषण स्तर का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? पहला ऑप्शन कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। दूसरा कह रहा है गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों में, यहाँ लड़कियों रहना चाहिए, माफ करिए, लड़कियों दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। तो दोस्तों लैंगिक पक्षपात का सूचक कौन सा यहाँ पर कथन है? तो आपका चौथा ऑप्शन ही हो जाएगा सही। लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय जो है उनके प्रयासों को दिया जाता है। लास्ट प्रश्न है गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती है। पहला ऑप्शन है कार्यविधिक समझ, दूसरा है संकल्पनात्मक समझ, तीसरा है उपयोग आधारित समझ और चौथा है तथ्यात्मक समझ। तो दोस्तों गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं, तो यह किसको बढ़ावा देने में सहायक होती है? तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है, संकल्पनात्मक समझ को। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।